तो अभी तक तो हमने पढ़ा, इसमें कोई डाउट आ रहा है सामने? कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट टाइप कैसे होते हैं, कई बार यही मेरे से पूछ लेते हैं जाए। हर बार एक आता ही आता है, तो बेसिक से आता है बिल्कुल। वैल्यूज का मतलब क्या है, कुछ समझते हैं। ये हम आज जो कर रहे हैं जनरली 11th क्लास का हो ही जाएगा आज और कल में। जो मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह बताई है। अरे शांत, क्या कर रहे हो? शांत प्लीज, बोलो मत, क्वेश्चन पूछो। जो भी कन्वर्सेशन है मेरे साथ करो, ठीक है? मैं आपस में बहुत बात होगी इंसान हूँ, जितने बोलोगे उतने कर, ठीक है? तो अब लिखो वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो सबसे पहले जो वैल्यू हम देखने वाले हैं, अरे क्या हो गया? सेटल हो जाओ, बैठ जाओ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सुन लो। तो एक वर्ड है फ्रीडम, और एक दूसरा वर्ड है freedom। और सखा लो थोड़ा सा। अब बैठ गए कंफर्टेबल होके, एक छोटा सा और कर लो। तब से लगे हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, लग रहे हैं। कोई बात है? अब ठीक है, कंफर्टेबल हो, पढ़े। एक वर्ड है फ्रीडम, वर्ड नहीं है, वैल्यू है। एक है लिबर्टी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों एक है? बस नाम नाम दे दिया मैंने, या फिर अलग अलग? और अगर अलग अलग है तो क्या डिफरेंस? अगर मैं बोलता हूँ मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फिर ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? आपकी सुबह उठने की फ्रीडम है, ठीक है? क्या उस वर्ड को लिबर्टी बोलना सही रहेगा? तो में एक जैसी चीजें हैं, दोनों में ही रीजनेबल कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, बट सिमिलैरिटी क्या करे बताओ? फ्रीडम एक नेचुरल फोर्स, नेचर हमें फ्रीडम देता है। इट्स विद अस, इट कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल
rights. You are born free. सही बात समझ में? जो लोकमान्य तिलक जी का बात थी ना, स्वराज इज माय बर्थ राइट, दैट connotates freedom. जो रूसो की बुक में लिखते हैं मैन इज बोर्न फ्री, वो अलग बात है, बाद में लिखते हैं, बट एवरीवेयर इट चेंज, दैट्स अ नेचुरल कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हो जाए, बट ये इंडिविजुअल की बात है। हाँ भी मैं फ्रीडम वर्ड यूज करूंगा, बाद में आप खुद ही समझ जाओगे, बट जहां भी मैं फ्रीडम वर्ड यूज करूंगा वहां पे इंडिविजुअल की बात होती है। लिबर्टी एक सोशल कंस्ट्रक्ट, और पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। ये बात समझ में आई? फ्रीडम ब्रॉड है, ज्यादा बड़ी चीज है। लिबर्टी सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, फ्रीडम इज वे मोर। ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? अगर अलग अलग नहीं होते तो प्रियम्बल में लिबर्टी लिखते, और आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, वर्ड फ्रीडम भी लिखते, वहां पे लिबर्टी ऑफ स्पीच भी नहीं लिखा। समझ में आया? जब इंडिविजुअल की बात होगी, जब नेचुरल राइट्स की बात होगी, तो फ्रीडम वर्ड यूज किया जाएगा। जहां जहां पे सोसाइटी की बात हो, जहां जहां पे एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात हो, वहां पे क्या वर्ड यूज किया जाएगा? बात समझ में? दोनों का मतलब आजादी ही है, ठीक है, बट आजादी किससे? बात समझ रहे हो? ठीक है कि नहीं? सर नेचुरल कॉन्सेप्ट that comes from natural, लिखो द वर्ड फ्रीडम, फर्स्ट में लिखो फ्रीडम, फर्स्ट पॉइंट लिखो फ्रीडम के अंदर, रोड एंड रोड एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट, रोड एंड, अरे एक बात बताओ, सबको आ गया समझ? पक्का? पूछो ना ये बात, ऐसे ही हाँ कर लेते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछो, है कि नहीं? जैसे आपकी जीने की जो फ्रीडम है वो आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम है, सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है। जहां जहां पे स्टेट या सोसाइटी इन्वॉल्व, वहां पे लिबर्टी वर्ड यूज होगा। जैसे आपकी फ्रीडम है म्यूजिक सुनने की, लिबर्टी की फ्रीडम, इंडिविजुअल बात है, बट क्या आपकी बोलने की आजादी है? बैठ के जो बोलना चाहे वो, आई बात समझ में? बट क्या आपकी कहीं भी जाने की लिबर्टी है? हो सकता है, दैट विल डिसाइड बाय द स्टेट। क्या आपकी बीएमडब्ल्यू में बैठने की आजादी है? वहां पे वर्ड आजादी नहीं होगा, वहां पे लिबर्टी है, क्योंकि आपकी सोशल कंस्ट्रक्ट है, किसी और राइट बैठ नहीं सकते, सोशल इशू जब ऐसे नहीं है, या पॉलिटिकल इशू। आई बात समझे? ये डिफरेंस है कि जहां जहां पे इन्वॉल्वमेंट होगी, अगर एक सेकंड पार्टी वहां पे सोसाइटी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या स्टेट, क्या नाम वर्ड यूज होगा? अगर आपकी इंडिविजुअल की बात हो रही है, क्या वर्ड यूज होगा? ये डिफरेंस, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है जो जरूरी है, ठीक है? तो क्या पॉइंट लिखा आपने? रोड एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट रूटेड इन आइडिया ऑफ
नेचुरल राइट्स, जब आगे राइट्स पढ़ाऊंगा ना, फंडामेंटल राइट्स वाला भी चैप्टर पढ़ेंगे, तब आएंगे नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, रूटेड इन नेचुरल राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू absence of external restraints on an individual. Absence of external restraint on an individual. Next point लिखो. It is the ability to, it is the ability to think, speak or act, is the ability to think, speak or act without interference. हमारी एबिलिटी है वो करने की। आई बात समझ में? अब मान लो तुम चल ही नहीं पा रहे हो, हमारी बॉडी के ऊपर एक कैपेबिलिटी नहीं है, वो उड़ नहीं सकते तुम, हाँ, तो तुम्हारी फ्रीडम नहीं है वो। आई बात समझ में? बट तुम जहाज में बैठ सकते हो, वहां पे अगर मैं लगा दूं ये वाले कास्ट के लोग नहीं बैठेंगे, ये वाले जेंडर के लोग नहीं बैठेंगे, ये वाली एज के लोग नहीं बैठेंगे, वो क्या है? अब आया सुन, आ गया? जब जब रूल्स तो फ्रीडम के अंदर भी है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बस गाली देने की, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है म्यूजिक सुनने की, बट रात को 12 बजे आप हनी सिंह के गाने सुनोगे तो कैसे काम करेगा? आई बात समझ में? तो फिर बगल वाले लोग पुलिस बुला लेंगे। नेक्स्ट लिखो, लिबर, ये लिख दिया एग्जांपल लिखिए इसके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो बताऊंगा, लिबर्टी भी दो तरीके की होती है। लिबर्टी जो है उसमें स्टेट कुछ नहीं करेगा, स्टेट आपके सोचने पर रोक नहीं लगा सकता, सोच तो आप एंटी रह सकते हैं। पर आपने कहा कि लिबर्टी सोशल या फिर पॉलिटिकल कंसर्न होता है जिसमें स्टेट या सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, पर हमारे थॉट या फिर और तो फिर फ्रीडम होना चाहिए। वही माइन्यूट सा डिफरेंस इंटरचेंजेबल यूज है, ऐसे नहीं कि देखो ऐसे ये फ्रीडम है, ये लिबर्टी है, कुछ ना कुछ ओवरलैप है बिल्कुल, बट हम जब वर्ड यूज करते हैं वर्ड की इवोल्यूशन है ऐसे, नेचुरल राइट्स ऐसी चीजें, ये पॉलिटिकल और सोशल कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। लिखो लिबर्टी, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ए सोशल और पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, it is a regulated form of freedom, it's a regulated form of freedom। उसका कैसे तीर लगाओ, रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ, आपको बहुत बड़ा जगह यूज होगा वर्ड क्वालिफाइड, रेगुलेटेड फ्रीडम है बट कंप्लीट नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके ऊपर। आई बात समझ में? अरे है कि नहीं?
जैसे क्या ये क्लास एक पब्लिक स्पेस है? क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस और रेगुलेटेड पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस इस वजह से है कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, बट वही आ सकता है जो फीस देगा। यहाँ पे वर्ड यूज होता है रेगुलेटेड और क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस। सिर्फ बस पब्लिक स्पेस है, यस, बट फिर आपसे फ्लाइंग वाले आके पैसे क्यों मांग रहे हैं? टिकट दिखाओ। टिकट क्या हुई? आई बात समझ में? कौन रेगुलेट कर रहा है? रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन का अधिकार किसको है? क्यों है? हाईएस्ट अथॉरिटी to make laws because state has sovereignty. Why does we have given sovereignty to the state? Who has given the sovereignty? Why? Maintain cares. ये बात समझ में? अभी बात समझ में आ रही है? देखो क्या लिखा है, रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ फ्रीडम। इसमें तीन लगा के लिखो, योर फ्रीडम एंड्स वेयर समवन else's freedom starts. डब्बा बनाओ, साइड में डब्बा बनाओ, एक नोट लिखने के लिए। नोट में लिखो रूसोस आर्म प्रिंसिपल। रूसोस आर्म प्रिंसिपल। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। इस माइक का आई थिंक ये वाला चलेगा। देखो रूसोस आर्म प्रिंसिपल, रूसोस आर्म प्रिंसिपल, रूसो रूसो एक प्रिंसिपल है, आर्म प्रिंसिपल। जब हम बात करते हैं बार बार, अब मैं बोलता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं है, ये बात कौन डिसाइड करेगा? स्टेट डिसाइड करेगा। बट अब देखो, स्टेट कर सकता है कुछ भी, बट स्टेट में कौन सा ऑर्गन कर सकता है? पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव नहीं। बट क्या सब कुछ कर सकता है वो? एक वर्ड आता आर्बिट्रेरीनेस, आई बात समझ में? इंडिया के अंदर दो, पहले एक थी दोबारा दोनों ड्यू प्रोसेस फ्लो और एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आएगा तो बताओ, प्रोसीजर मतलब आपने सही प्रोसीजर से कोई काम किया तो जो चाहे कर। कल को प्रोसीजर से मोदी जी एक लॉ लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोसीजर बताया हुआ है कि ये प्रोसीजर से आपको काम करना है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। कल को मोदी जी आए, पार्लियामेंट में जाए, बिल पेश के और पूरा बिल पूरे प्रॉपर प्रोसीजर से पास हो, और बिल में क्या लिखा हो, गंजे हो गए। आई बात समझ में? तो सेंस क्या होगा? सेंस कहां से आएगा? वो सेंस आएगा नेचुरल जस्टिस से, जो कि फ्रीडम है। अब लिबर्टी में, लिबर्टी क्या है? रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ फ्रीडम, स्टेट कैन रेगुलेटेड। ना होगा हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यू हैव द फ्रीडम, यू कैन एंजॉय द लिबर्टी,
क्योंकि बुक का नाम था, बुक का नाम ही ओन लिबर्टी है, बता रहा हूँ तेरे देख के, ये बुक का नाम है ओन लिबर्टी, बट ऑल्सो सेज दैट you can enjoy the liberty as much as you want until and unless you come in between the liberty of others. कोई भी लिबर्टी हो सकती है, and this is the principle that is used by even by the judiciary itself. जब जुडिशरी बोलती है कि ये आर्बिट्रेरी काम है, ठीक है, अब मान लो कल को गवर्नमेंट बनाते ना ऐसे कि दारू बैन करेंगे, ठीक नहीं करते, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट करती है। एक state government can do that, you cannot smoke, but you cannot smoke in the public space. Why? अगर खराब ही चीज है तो बैन क्यों नहीं लगा देती? आई बात समझ में? पर पब्लिक स्पेस में तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम उस धुएं से दूसरे लोगों का भी नुकसान कर सकते हो। You are limiting the right to life or right to clean environment of other people. Here comes the harm. आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? हाँ, तो हम कहाँ थे? लिबर्टी। अब देखो, लिबर्टी हैज टू टाइप्स, लिबर्टी इज ऑफ टू टाइप्स। नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, डिफरेंस क्या है? देखो, जो चीजें हैं ना, उनका इवोल्यूशन होता है। जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी? विदाउट एनी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस। जो होप्स है लिबर्टी शुरुआत बहुत जरूरी स्टोरी, जो होप्स है वो क्या बोलते हैं? लिबर्टी इज रिस्ट्रेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स। सीधी सीधी बात ये है कि बाहर से तुमको कोई ना रोके। एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे एक सिक पर्सन है, बेड रीडर, चल नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं रहा, he has complete liberty। दूसरा एग्जांपल देते हैं, वाटर बॉटल, वाटर बाहर बहना चाहता है, wants to flow, क्या रेस्ट्रिक्शंस है उसको? तो वाटर बॉटल। मेरा एग्जांपल नहीं, होप से मेरा एग्जांपल, सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हो, आपके पास लिबर्टी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कूदना चाहते हो, लिबर्टी है, बट मैंने शीशा लगा दिया, नहीं कूद सकते। तो कोई भी अगर हम ये बात गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में करें, तो एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज लिबर्टी। जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, वहां पे लिबर्टी का मतलब क्या है कि स्टेट रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए, इंडिविजुअल कैन डू व्हाटएवर द हेल ही वांट्स, दैट्स लिबर्टी। आई बात समझ में? और अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो वो लिबर्टी में इंटरफेयर कर, दिस इज व्हाट लिबर्टी। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है टीएच ग्रीन का कॉन्सेप्ट, पोस्ट लिबर्टी। ये वर्ड में से बोल रहा हूं तो ठीक है, इसका पीएसआईआर है, उसका काम है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या बोलता है? एक जो इंडिविजुअल है, यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी का, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इक्विटी का। नेक्स्ट वैल्यू पढ़ने वाला इक्वालिटी, उसके अंदर है सर।
तो व्हेन गवर्नमेंट इंटरवीन्स फॉर enjoyment of liberty is called positive liberty. एग्जाम्पल किसी को समझ में आ रहा है? सर क्यों ऊपर जा रहा है? हाँ, बोलो सर क्यों ऊपर जा रहा है, क्या बात है सर? माना क्या? सीधी सीधी बात अगर मैं कहूं तो अगर गवर्नमेंट कुछ ना करे, आपको जो मर्जी आए करो, वो नेगेटिव लिबर्टी है। अगर गवर्नमेंट कुछ करे जिससे आप इंजॉय कर पाओ अपनी किसी भी राइट को एंजॉय करने में, जैसे आप चल नहीं सकते, गवर्नमेंट ने आपको रोबोटिक आर्म प्रोवाइड कर दी, चल सकते हो। पहले तो लिबर्टी थी नहीं, अब आपके पास लिबर्टी आ गई। क्या क्या स्टेट में, उस लिबर्टी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लिबर्टी। अरे आई कि नहीं आई समझ में? ये लिबर्टी जो है, इसलिए मैंने बोला कि लिबर्टी का बात कहां पे करें, जब स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशन की बात होगी। अगर स्टेट इंडिविजुअल के साथ कुछ ना कर सकता, इंडिविजुअल कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स, दैट्स नेगेटिव लिबर्टी। दैट्स द कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का कांसेप्ट क्या बोलता है कि स्टेट को कोई इंटरफेरेंस करनी ही नहीं है, स्टेट बस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इसीलिए उस वहां पे स्टेट को नाइट वॉच में स्टेट बोला जाता है। नाइट वॉच में कुछ करता है, बस सिक्योरिटी दो, बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, कोई फर्क नहीं पड़ता फूड देना। मेरे अंदर कैपेबिलिटी होगी तो मैं भूखा नहीं मरूंगा, अगर नहीं है तो मर जाऊंगा, तो मैं कोई लेना नहीं मरने। दैट्स नेगेटिव। बट इफ स्टेट इज इंटरवीनिंग to help the individual to enjoy the liberty, that's called positive. State is giving you free rations, state is providing you employment, or state is facilitating the employment, like state is bringing FDI। बात समझे? So reservation भी इसका positive liberty का एक आइडिया। वो इक्वालिटी में है। हाँ, सोशल लिबर्टी कह सकते हो। It is kind of similar negative liberty। यहाँ पे फ्रीडम की जो बात थी वो इंडिविजुअल की बात, उसमें स्टेट का कोई रोल है ही नहीं, वो आपकी कैपेबिलिटी की बात है। आर यू कैपेबल और नॉट? Liberty is relation between state and individual. Is state intervening? No, active liberty. Is state intervening and still you are enjoying the liberty? Positive liberty. यहाँ पे रोक नहीं रहा स्टेट, हेल्प कर रहा है तुमको लिबर्टी इंजॉय करना है। आई बात समझ में? यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव लिबर्टी की बात बोलूं, अगर स्टेट कुछ भी इंटरवीन करेगा, चाहे तुम्हारी भाई भी नहीं कर रहा हो, वो भी गलत है, उसको भी मैं यही बोलूंगा कि स्टेट इज डिनाइंग द लिबर्टी। यहाँ पे मैं ये देखूंगा स्टेट काम क्या कर रहा है। If it helps, if it helps me in enjoyment of my privilege, in enjoyment of my liberty, in enjoyment of my rights, then it's good. This type of liberty is called positive। आई बात समझ नहीं आई? क्या नहीं आया? कुछ भी नहीं आया? अरे बोलो यार, मतलब अरे उन्हों से पूछ रहा हूँ, समझ में आया था? ठीक है, किस किस को समझ में नहीं आया? ऑनेस्टली बोलो, कोई बात नहीं। अकेले एक इंसान को समझ में नहीं आया? देखो, स्टेट का काम है मेरी सिक्योरिटी देना कि मेरे को इन्वेड ना कर ले चाइना और पाकिस्तान। आई बात समझे? आफ्टर दैट मेरे को खाना मिले, मैं कैसे मूवमेंट करूं, मैं किसको क्या बोलूं,
मैं एम्प्लॉयमेंट लूं या ना लूं, मैं बिजनेस खोलूं या ना खोलूं, उसमें स्टेट का कोई काम नहीं। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी। अगर इस टाइप की लिबर्टी प्रोवाइड कर रहा है स्टेट, तो स्टेट का और मेरा रिलेशन क्या है? सिर्फ सिक्योरिटी देंगे। स्टेट इज नॉट इंटरफियरिंग इन माई लाइफ एट ऑल, दैट्स कॉल्ड। स्टेट कर क्या है? स्टेट मेरे को, अगर मैं भूखा मर रहा हूं तो मेरे को खाना दे रहा है, अंत्योदय योजना के थ्रू। अगर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो एमजी नरेगा के थ्रू स्टेट मेरे को क्या कर रहा है? और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रहा है? एफडीआई लेके आ रहा है। पीडीएस कौन बोला? पीडीएस खाना दे रहा है, पीडीएस के थ्रू खाना दे रहा है। आई बात समझ में? और मेरे को बिजनेस खोलना है तो मेरे लिए अच्छे अच्छे रोड बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, स्किल दे रहे हैं लोगों को, मेरे को कैपेबल बना रहे हैं। आप चाहते हो कि यू हैव द फ्रीडम, यू कैन वर्क इन द इंफोसिस, बट यू डोंट हैव द स्किल, तो स्टेट इज इंटरवीनिंग टू गिव यू द स्किल्स, नेसेसरी स्किल्स, for helping you achieve those necessary skills. Then you are enjoying that liberty. It's called endorsement. अब बताओ किसको समझ नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको समझ नहीं आई, अगर यहाँ पे बोलने में शर्म आ रही है, क्लास के बाद फोन, अगर अभी नहीं आ रही शर्म तो अरे मैं वैसे ओके, आई बात समझ में? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है कि बाहर से विद इन द स्टेट जो लोग हैं, अभी नहीं कर और सिक्योरिटी का ही पार्ट है नेगेटिव। स्टेट का काम ही नहीं है कोई। जब नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दैट टाइम, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अब ये स्टेट, मैंने बोल दिया कि स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। कैसे बना रहा है? किसी न किसी को टैक्स लगा के, तो टैक्स अगर मैं दे रहा हूँ, दैट मीन्स नेगेटिव लिबर्टी के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो नेगेटिव लिबर्टी तो इंटरवीन होगी। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं क्यों दो स्टेट को? अगर मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ, मैं इस तरीके की लिबर्टी की बात कर रहा हूँ, दैट्स नेगेटिव लिबर्टी। आई बात समझे? स्टेट का और मेरा कोई लेना देना नहीं। स्कीम प्रोवाइड करे वो भी पॉजिटिव लिबर्टी आर डेवलपिंग द farmers, we are making them empowered, that's liberty। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ, women in this country are not empowered enough to raise their voice, scheduled tribes are not empowered enough to raise their voice। मैंने एमपीओ बना दिए, बना दिए कि नहीं बना दिए, बट अभी आपको पता ही नहीं है, या कोई और रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर पैसे नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि स्टेट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमने बना दी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी, हाँ दे दी, कोई मरे कटे कोई लेने, तो एम्पावर रहेगा भाई, आपका कोई काम नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम उससे क्या होती है ना, जब स्टेट इंटरवीन करेगा, जब मैं नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहा हूँ, तो इश्यू क्या था कि जब स्टेट इंटरवीन कर रहा था तो स्टेट इज एक्वायरिंग टू मच पावर, एंड इट्स पावर इज जीरो सम गेम। अगर एक इंसान के पास पावर होगी और दूसरे के पास नहीं होगी, अगर स्टेट के पास पावर है तो इंडिविजुअल जो है उसके पास पावर नहीं है। एग्जाम्पल दिखाया बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है स्टेट में, कहां से कर रहा है? टैक्स लगा के, तो किसी की लिबर्टी को छीन ली। At that time, the concept of negative liberty was to limit the state, to limit the power of the state, and to give power to the people. But we, as a human society, get old and we
This is not at all helping the individual. It is only helping the rich. नेगेटिव एक इंसान है, वो बात है कि एक कोई गरीब इंसान है, वो एजुकेशन नहीं पा सकता। यही बात समझे, एजुकेशन नहीं होगी तो हेल्थ खराब होगी, हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी उस हिसाब से, स्किल नहीं होगी, अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, फिर से रीच नहीं होगा, उसके बच्चे फिर गरीब रहेंगे। तो प्रॉब्लम किसकी है? नेगेटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट इज ओनली हेल्पिंग द रिच, not at all helpful for the poor, for the disempowered people. If state is helping the women, is making actively effort for the women, for the scheduled caste, for the scheduled tribes, इसमें थोड़ी बहुत लिबर्टी आपकी की तो जाएगी, बट हमें ओवरऑल गेम समझते हैं कि ठीक है, दो चार लोगों की जा रही है, ओवरऑल कंट्री के लिए हेल्प। आई बात समझ रहे? दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव लिबर्टी। आएगी नहीं आएगी? नहीं आई? अच्छा अच्छा, ठीक है, लिखो अब नेगेटिव लिबर्टी में लिखो, इट इज ए liberty without, it is a liberty without the intervention of the state. It is a liberty without the intervention of the state or freedom from constraints, or freedom from constraints. Next लिखो positive liberty. It involves state action. It involves state action to empower individual or freedom to, वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था? फ्रीडम फ्रॉम स्टेट। फ्रीडम फ्रॉम की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या बात होगी भाई? फ्रीडम टू डू दिस, फ्रीडम फॉर फ्रीडम टू गो, फ्रीडम टू रियलाइज one's own potential. Freedom to realize one's own potential. This was डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ्रीडम लिबर्टी इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे इक्वल है वो, कैसे सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू लिखो इक्वालिटी। मैं इक्वालिटी के ऊपर बात ही क्यों करूं, क्यों इस वैल्यू को लेकर इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि दुनिया में क्या है, आई बात समझे? इनइक्वालिटी के रीजंस दो, एक नेचुरल, दूसरा स्ट्रक्चर। जैसे कोई, किसी की हाइट थोड़ी छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है, कोई मसल से थोड़ा सा भारी है, कोई थोड़ा सा कम है,
दैट्स नेचुरल इनइक्वालिटी है कि नहीं? उसमें स्टेट का, सोसाइटी का कोई लेना देना है? हाँ, किसी का कलर ये है, किसी का कलर वो है, किसी का कलर ये है, क्या फर्क पड़ता है? नेचुरल इनइक्वालिटी है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क कब पड़ता है? जब वो स्ट्रक्चरल होगी। स्ट्रक्चरल कैसे होगी? या तो सोशल रीजन की वजह से होगी या पॉलिटिकल रीजन की वजह से। आई बात समझ में? है कि नहीं? प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुछ लोग इस कास्ट के हैं, वो कास्ट के हैं, ये कास्ट के हैं, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। उसे क्या फर्क पड़ता है? क्या ही नाम दे दो उसको। प्रॉब्लम ये है कि उस कास्ट के लोगों के प्रति तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, इक्वालिटी कर रहे हो, उसको पानी नहीं करने दे रहे हो, उसके साथ भाईचारा नहीं रख रहे हो, उनके कास्ट के लोगों को मैरिज नहीं करने दे रहे हो। क्या प्रॉब्लम जेंडर इनइक्वालिटी की जब मैं बात करूं तो प्रॉब्लम ये नहीं कोई मेल है या फीमेल है, वो तो नेचुरल फैक्ट्स। बट व्हाट वी डू विद दोस फैक्ट्स दैट मैटर्स। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली इनइक्वालिटी है, और मैं यही इनइक्वालिटी को दूर करने की बात करूंगा बस। हाँ तो ठीक है, चलो आजकल दुनिया नई बड़ी हो गई है, मेल कैन बी नॉट टू फीमेल, फीमेल टू मेल, दैट्स डिफरेंट थिंग। कोई कर सकता है, कर ले, हम तो बात ये नहीं, बात स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी की है कि institutions or structures of the society or polity or state, how they are treating those natural facts. Are they creating conditions to be equal or are they creating conditions to be unequal? आई बात समझ में? इसे हो सकता है एक मेल और फीमेल के साथ क्या है, सेम लेवल की स्किल है, बट पे नहीं है इक्वल। जस्ट बिकॉज यू आर a male, you are getting more salary. That's a structural inequality. That's why we will be bringing laws for that. आई बात समझ में? है कि नहीं आई? ये बात है। इक्वलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी क्यों? दो चीजों से, नेचुरल और स्ट्रक्चरल। नेचुरल दैट्स ओके, उसके लिए कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बोलता कि कोई छोटा है, कोई फूलना है, कोई लंबा है, इनको सेम करो, लंबे वाला को नीचे से काट दो, चीज के बता कहते हुए सुना है? कोई फिलोसफी के बारे में ऊपर लिखता हुआ सुना है? बात किसकी होती है? इस जो कि सोशल और पॉलिटिकल रीजंस की होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी भी जगह पे आप एक क्लास ऑफ वुमेन और क्लास ऑफ पीपल और सिटीजन्स यू आर स्ट्रेंज। लाइक कोई एग्जांपल बता सकता है? इस टाइम पे भी इनइक्वालिटी होती है। कॉम्बैट रोल्स में विमेन का पार्टिसिपेशन, मिलिट्री के कॉम्बैट रोल्स में मिलिट्री में है विमेन का रोल है, बट आल्सो इन नॉन कॉम्बैट। आई बात समझ में? और ये चीजें हमको कब दिखेगी? जब, अगर हमको देखना है तो हम कब देखेंगे? जब किसी और जगह पे वही काम हो रहा है। जैसे इजराइल के अंदर वुमेन के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन इन द कॉम्बैट रोल्स आल्सो, इन द यूएसए आल्सो। इफ दे कैन फाइट, व्हाई नॉट अस? आई बात समझ में? और हमसे तो ज्यादा ही वॉर लड़ रहे हैं। बात आई समझ में? स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी कैसे होती है, सोशल कैसे होती है? women are not allowed in the sanctum sanctorium, or you can say sanctum of the masjid or garbha of the temple, or they are not allowed to even entry like in something mala. That's a social constraint. They are not allowed, society is not allowing them to to get an education after a certain age. That's social inequality. That's what we need to do. आई बात समझ में? लिखो, ये लिखिएगा।
ये लिखवाऊं? अरे बोलो भाई, लिखिए। ठीक, लिखो। अब ये जो इक्वालिटी में लेके आऊंगा, इसको दूसरा करिए। ये इक्वालिटी कैसी होगी? एक होती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। ये समझ आ रहा है? इन दी एंड सब बराबर हो, पैसा कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, बीएमडब्ल्यू सबके पास। आई बात समझे? आप पेपर दे रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, हम पढ़ो ना पढ़ो सब आईएएस बननी। वो क्या है? आई बात समझे? अरे आई की नहीं आई? दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म, सोशलिज्म। Even if you don't have anything, just do your work and you'll get equal resources. आई बात समझ में कि यूटोपियन आइडिया है। इवन गांधी का जो कॉन्सेप्ट था राम राज्य, वो यही था। बट गांधी जी was too smart to bring Marxism into the Indian politics. He said, okay, you cannot give equal resources, give them equal dignity. इज्जत दे दो। आई बात समझे? Gaندhi was too smart. That's called equality of outcome. Is it desirable? That's up to you to decide. I will not give descriptions on it. कोई नहीं, आपका जैसा होना चाहिए सोचो। नेक्स्ट है क्या? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लाइक you all want to get to, wanting to be an IAS officer, so you will be allowed to give exam. This सब होगा, पास कर लेगा, सही तैयारी होगी, पास कर लेगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं रेस्ट्रिक्शंस लगा देता हूँ कि क्या, कैसी रेस्ट्रिक्शंस, इस कास्ट के, इस क्लास के, इस बार बार कास्ट इसलिए बोलता हूँ कि इट्स सोशल रियलिटी ऑफ इंडिया का, इस जेंडर के लोग नहीं दे सकते, तो मैं क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ? मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, तो मैं क्या दे रहा हूँ? इक्वालिटी ऑफ। आई बात समझ में? है कि नहीं आई? ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज वेस्टर्न इन ओरिजिन। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट लिखो। अब ये जो इक्वालिटी, अरे चलो पूरा बाद में, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये टू टाइप्स की। क्या? एक है फॉर्मल और एक है सबस्टांटिव। अगर मैं बोल दूं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए आईएएस का एग्जाम दे सकते हो, है कि नहीं? बट मैंने रिकग्नाइज नहीं किया एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी अमंग यू। मैंने रिकग्नाइज नहीं किया कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे एजुकेशन से आए एंड सम आर नॉट फॉर्चुनेट एनफ। मैंने रिकग्नाइज नहीं किया कि सम ऑफ यू हैव मोर मनी, some of you come from urban background, but some come from rural tribal areas. This does not have equal avenues of education or health. समझ आ रहा है ना बात? एक बच्चे को पता, मुझे समझ में आ रहा है कि एक बच्चे को घर जाके काम भी करना पड़ता है। मैंने बोल तो दिया पढ़ लिख लो भाई, मैंने कहा मना किया है, बट मैंने ये रिकग्नाइज नहीं किया कि उसकी सोशल कंडीशन ऐसी कि उसको घर जाके काम करना पड़ रहा है।
एक अच्छा तो मजदूरी भी कर रहा है साथ में। अगर मैं ये कंडीशंस को रिकग्नाइज ही नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं एक फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? बट मैं अगर ये जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी है उनको रिकग्नाइज करके कुछ लोगों को उठा के थोड़ा सा आगे ले आऊं, अफर्मेटिव एक्शन करो, तो वो कौन सी इक्वालिटी हो जाएगी? सब्सटेंस। दैट्स कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शन, दैट्स कॉल्ड रिजर्वेशन। अफर्मेटिव एक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। You reserve some seats for some category, lower the physical standards, like for example मैंने बोल दिया कि आप सभी मेल और फीमेल वोट के नॉमिनल मीटिंग, बट जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सेम रखती है। मैंने एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, जो नेचुरल इनइक्वालिटी थी मेल और फीमेल के बीच में, उसको रिकग्नाइज नहीं किया। मैंने बोन डेंसिटी को, मसल स्ट्रेंथ को, ये चीजें की नहीं रिकग्नाइज। आई बात समझ में? और मैंने बस बोल दिया आओ कोई बात नहीं, आपको फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, मैं अगर 6 फीट की रख देता हूँ हाइट का कैटेगरी टू बी इन द मिलिट्री, कितनी फीमेल जाएगी? हाँ, जस्ट 1%। और उनको चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो, सब चली जाएगी। ठीक है, बट ये किस टाइप की इक्वालिटी हो गई? फॉर्मल और प्रोसीजरल इन नेचर। आई बात समझ में? बट मैंने एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को रिकॉग्नाइज किया और उससे रिलेटेड मैंने कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए, तो मैंने कैसी इक्वालिटी प्रोवाइड की? आगे बात समझ में? इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं? तो बोलो, देखो इक्वालिटी मीन्स, इक्वालिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट, comma, equal access to opportunities and equal access to opportunities and equal protection under the law of under the law for all individuals। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल को तुमको अफर्मेटिव एक्शंस को डिफेंड करना पड़ गया, पता है ना कैसे करना है? कहां से कौन सी पूछ पकड़ के डिफेंड करना है मेंस में? इक्वालिटी से, लिबर्टी से, जस्टिस से। अब समझ में आ रहा है क्यों पढ़ रहे हैं? Otherwise, you will not be able to understand why India has given affirmative actions, why India has given reservation। रिजर्वेशन को हम कभी नहीं समझ सकते जब तक हम इक्वालिटी को नहीं समझ सकते। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी comes because of inequality। Cause of inequality। एक लाइन एक वो भी लिखो। Equality does not mean, equality does not mean uniformity, uniformity, but fairness and absence of discrimination।
सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, ये इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं कई बार। क्योंकि जो इस टाइम पे अगर हम बात करें, कभी भी एथिक्स पढ़ने में आप पढ़े जो रोल्स कोड, ठीक है, पढ़ना नहीं, जो रोल्स इस टाइम पे जो whatever we do, कोई भी कंट्री जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कोई फेमस जो चल रहा है वो है जॉन रोल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस। और अभी का नहीं, थोड़ा पुराना है, 16th सेंचुरी से, पर वही है 17th-19th के। वो क्या बोलते हैं, अगर एक वर्ड में जस्टिस समझोगे तो मतलब फेयरनेस, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इक्वालिटी मीन्स फेयरनेस। फेयरनेस तो समझ में आता है ना। तो कई बार ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली भी यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। तो जो आर्टिकल पढ़ोगे आप न्यूज़पेपर में, तो वो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है पार्ट्स। नहीं वहां पे आके मैं पीछे दांत के लिए आ जाओ कि आपने तो ये बताया जस्टिस में यूज हो रहा है, पर इक्वालिटी में तो नहीं हो रहा। आई बात समझ में? ये सेकंड लाइन है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी कम्स बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी। सर उसका कोई एग्जांपल हो सकता है? अगर इनइक्वालिटी नहीं होती तो फिर इक्वालिटी का मतलब ही क्या होता है? अगर यहाँ पे सभी को उड़ना आता है, सभी इक्वल स्पीड से उड़ सकते हैं, फिर मैं उड़ने में क्या इक्वालिटी लेके आऊँ? क्या बात कर रही हूँ भाई, ऑलरेडी है। जब तक इनइक्वालिटी नहीं होगी तब तक मैं इक्वालिटी कॉन्सेप्ट का कोई मीनिंग ही नहीं। आई बात समझे? नेक्स्ट लिखो, इनइक्वालिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू, inequality can be divided into natural and structural inequality। नेचुरल और स्ट्रक्चरल दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करो, नेचुरल एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेचुरल इनइक्वालिटी arises due to, natural inequality arises due to biological और फिजिकल एट्रीब्यूट्स, बायोलॉजिकल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स। देखो जैसे जैसे ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे चीजें मतलब इवोल्व होती जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो, अब मैं बोलूँ कोई इंटेलिजेंट है कोई नहीं है, ठीक है, मैं ये समझ सकती हूँ नेचुरल एट्रीब्यूट है। बट जब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बढ़ेगी कि कोई इंटेलिजेंट है कि नहीं है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका बचपन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसको बचपन में कौन से न्यूट्रिशन दिए गए, तो फिर वो इनइक्वालिटी स्ट्रक्चर में आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर मेरे को ये समझ में आता है कि बच्चों को आयरन देने से बचपन में फर्स्ट 6 मंथ में आयरन देंगे, आयरन के टीके लगाएंगे, तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होती है, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो फिर इंटेलिजेंस एक नेचुरल इनइक्वालिटी रहेगा कि स्ट्रक्चरल हो जाए। अब जिसके पास वो आयरन के टीके अवेलेबल है, इंटेलिजेंट, तो सर अब इनइक्वालिटी समझ में आ रही है आपको? अब ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी बन गई। अब जिसके पास पैसा है वो कर लेगा, इसको पता है, इसको अवेयरनेस है, तो सरकार का क्या मोरल राइट बनेगा कि नहीं बनेगा? अवेयरनेस देना। अगर एवरीवन इज कैपेबल ऑफ गेटिंग इट, दैट मींस द गवर्नमेंट नीड्स टू अवेयर देम और प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी टू इट। अब पता चल रहा है ठीक है भाई, जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल है, मतलब सबको हर कोई ले सकता है, इतना महंगा नहीं। मान लो 1 रुपए का है, 1 रुपए के 10 आते, ले तो सभी सकते हैं, बट क्या वो एक्सेसिबल है? क्या वो मराठावाड़ा के उस सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट के पास भी है, वहां पर जाएंगे उसने, या वो सिर्फ पुणे में अवेलेबल है?
है तो सस्ता बट अवेलेबल पुणे में ही है या बॉम्बे में। एक्सेसिबिलिटी का इशू है कि नहीं है, इनइक्वालिटी है कि नहीं है, तो सरकार को आना पड़ेगा ना इक्वालिटी लाने के लिए, है कि नहीं। ये सारी आई समझ में। तो इसमें लिखो इट इज कंसिडर्ड, नेचुरल में लिख रहा हूं अभी, इट इज कंसिडर्ड अनअवॉइडेबल, वी कैनॉट अवॉइड इट, is considered unavoided, unavoidable and not morally unjust। कि मोरली में इसको ये नहीं बोल सकता कि इट इज अनजस्ट इन नेचर, जब तक जस्टिस की बात नहीं तब तक इक्वालिटी की बात, नॉट मोरली अनजस्ट। आई बात समझ में। तो अगर मोरली अनजस्ट नहीं है, किसी को ये चीज गलत ही नहीं लग रही, तो इसको क्या ही ठीक करेंगे, समझाए। नेचुरल इनइक्वालिटी की बात समझाई, अभी को स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। तो it arises from man-made institutions, man-made institutions, comma, customs and conventions। मेरे गांव में कन्वेंशन ये है कि कोई मेल को सावन में पानी नहीं पीना, समझ रहे हो बात। मैंने कन्वेंशन बना रखा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा। इट अराइजेस फ्रॉम मैन मेड इंस्टीट्यूशंस, customs and conventions leading to systematic discrimination, leading to systematic discrimination and denial of equal opportunity। Denial of equal opportunity। एग्जाम्पल लिखो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, रेशियल इनइक्वालिटी। समझ में आ रही बात। जैसे मैं अगर सोसाइटी मैंने सोसाइटी डेवलप की, तो घर बनाए, और मैं वहां पे ये देख रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो पीपल है उनको मैं घर ही नहीं दूंगा, वो एक सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी हुई कि नहीं, है कि नहीं। तो सही बात। अब लिखो, इक्वालिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नेक्स्ट बात आ गई, इनइक्वालिटी होगा हमारा, इनइक्वालिटी कैसे, क्योंकि इससे ना सोशल इश्यूज में काम है। इक्वालिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट लिखो इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इसमें लिखो तीन लगा के, इक्वालिटी ऑफ आउटकम तीन लगा के लिखो। इट ensures equal or everyone ends up, it ensures everyone ends up ends up। मैं थोड़ा एक्सेंट खराब हो सकता है, उसको सॉरी बोला है, वो मेरी नेचुरल इनइक्वालिटी है। ठीक है, ends up in a similar position, it ensures everyone ends up in a similar position and equality in not just the starting point but also
फिनिशिंग पॉइंट। आपको सिर्फ शुरुआत में ही इक्वालिटी नहीं दी मैंने, आखिर में भी सबको इक्वालिटी दे दी। आई बात समझ में? तो इसके अंदर लिखो इट इज यूटोपियन एंड इम्पॉसिबल। ये मेरा असेसमेंट है। यूटोपियन तो इसको बोला जाता है, इम्पॉसिबल कैसा है इसको? अब अगर आप राम राज्य ला सकते हो तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट लिखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी it means everyone should have a level playing field, a level playing field. That means equal access to resources, education, employment, resources, education, employment, regardless of their background. आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन सी भी? फॉर्मल। अब देखो फॉर्मल इक्वालिटी। देखो it means everyone is treated same under the law. Everyone is treated same under the law without any discrimination. Without any discrimination. Full stop. It does not take into account. It does not take into account social or economic inequalities or disadvantages. It does not take into account social or economic disadvantages. आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? ये समझ में आ रहा है सोशल और इकोनॉमिक कैसे होता है? इकोनॉमिक तो समझ सकते, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। सोशल, घर में लड़का है, घर में लड़की है, कुछ अच्छा खाने का आया, लड़के को दे देते हैं। ये तो देखा ही होगा यार। यार बिल्कुल लंदन से आया हूं। जब तक ये डिसएडवांटेजेस को हम अकाउंट्स में नहीं लेंगे तब तक मैं बोलूँ कि मैं तो नहीं कर रहा डिस्क्रिमिनेशन, मेरे लिए तो सब बराबर, बट क्या वो रियल में बराबर है? नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो डिसएडवांटेजेस है। से एग्जांपल देता हूँ कि एक अमीर घर का बच्चा है, जैसे स्कूल की बात करता हूँ, हो सकता है घर वाले अच्छी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देके अच्छे स्कूल में लगा दे, पढ़ाने के लिए लगा देते कि नहीं लगाते? दी होती उतनी हैसियत में भी अच्छे भी हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ ले, बट वहां पे एक अमीर लड़का आएगा और एक गरीब लड़का होगा, उन दोनों के कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? क्या वो बुक्स नॉर्मल पढ़ने की, नॉर्मल घूमने फिरने की चीजें जो एक अमीर बच्चे को अवेलेबल है, क्या वो गरीब बच्चे को अवेलेबल होगी?
That's called social and economic disadvantages. आई बात समझ में, इनइक्वालिटी कैसे आती है? ये नहीं बोल सकते कि एक्सिस्टिंग तो दोनों की, बट एग्जिस्टिंग जो इनइक्वालिटीज हैं वो किसी बच्चे के साइकी पे जो डिफरेंस डालती हैं, दैट नीड्स टाइम टू रिमूव, दैट नीड्स सोसाइटी टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो एग्जांपल हो इसमें, इट emphasizes it emphasizes non-discrimination, non-discrimination, like Article 14, like Article 14 in Indian Constitution. Article 14, once more, in Indian Constitution, but fails to address historical injustice. आई बात समझ में? एड्रेस हिस्टोरिकल इनजस्टिस, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए ही रिजर्वेशन है। आई बात समझ में? तो रिजर्वेशन अफर्मेटिव पॉलिसीज ये अलग है, और जो गरीबी दूर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जाती है वो अलग है। दोनों का फिलोसफिकल बेसिस, फिलोसफिकल ओरिजिन अलग अलग है, सेम नहीं है। इसीलिए रिजर्वेशन तो बस 16% एससी एंड 16% एसटी को दिया जाता है, बाकी ओबीसी का नहीं, बट खाना 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है। मैं एमजी नरेगा ओपन टू ऑल, ऐसा नहीं है उसमें कि इस कास्ट के लोग ही एमजी नरेगा का फायदा उठा सकते हैं। ओपन टू ऑल, कोई भी जाओ काम करो। तो दोनों का अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं करना इनको। Poverty alleviation program and affirmative policies are different. Historical origin difference and philosophical origin difference. Philosophical justification is different. आई बात समझ में? यहाँ जस्टिस की बात हो रही है। हाँ बस इक्वालिटी क्या है? नेक्स्ट लिखो सब्सटेंटिव इक्वालिटी। ये जो अफर्मेटिव एक्शन है, रिजर्वेशन, ये जैसे कॉलेजेस में होता है, इसका जो रीजन है, मतलब जैसे कुछ कॉलेज इंडिया के बाहर वहाँ पे जेडीसी एडमिशन भी होता है। जेडीसी एडमिशन अगर तुम्हारे पापा या फिर कोई फैमिली में एलुमनाई है तो तुमको एडमिशन का प्रेफरेंस होता है, तो उसका क्या वो है एलिटिज्म है वो, और कुछ नहीं है। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं सब अफर्मेटिव एक्शन देने का। एलिटिज्म हो, सीरियस एलिटिज्म, या फीस ज्यादा रख देंगे। अब जैसे तुमने रिकॉग्नाइज, तुमने कोई पेटेंट बना लिया गांव में रह के, बट तुम उसको पेटेंट करवा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि उसकी पेटेंट की जो फीस है वो इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। फिर कोई अमीर आदमी देखो देखेगा, पेपर लिखेगा, पेटेंट करवा लेगा। नथिंग बट एलिटिज्म। मेरी बात समझ में? यहाँ पे नहीं है ना ये सब चीजें, और एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। मतलब हमारी कंट्री में वो चीजें हैं जो वहां पे नहीं थी, और उन्होंने डेवलप करना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया, और यही से जुड़ा छा दिया ये सब कुछ। वहां पे जरूरत भी नहीं है, वहां पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। वहां पे क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, आपके पास अमीर है तो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे दोनों है, क्लास के बेसिस पे भी, कास्ट के बेसिस पे भी, जेंडर के बेसिस पे भी। आई बात समझ में? ट्रिपल बर्डन है, अलग 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 ठीक है। सब्सटेंटिव इक्वालिटी लिखो। सब्सटेंटिव इक्वालिटी recognizes existing inequality
inequalities. Existing inequality or existing disadvantages. And provides special efforts. Provides special efforts to level the playing field. To level the playing field. Next, लिखो. Next point is it focuses on equity rather than just equality. Equity rather than just equality. Example लिखो. Indian Constitution provide affirmative action through articles like action. Through articles like 15 clause 4 and 16 clause 4. देखो मतलब एक और बात इसमें बता देता हूँ. 15 प्रेस के प्रयास. आई बात समझ में? तो एक डिफरेंस है. Reservation is not at all a right. High Court have, I think Uttarakhand High Court, the case I think. High Court have showed it. Reservation is not at all a right, or even when you read the text of the 15 clause 4 and 16 clause 4. अरे जान क्या कर रहे हो? What it does? It provides power to the government that you can make special efforts to provide some other things to the disadvantages section. अब गवर्नमेंट पे बातों करते की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं देता रिजर्वेशन. कॉन्स्टिट्यूशन रास्ता दिखाता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके. आई बात समझ. चंपक रायरेजन केस जो थे शुरू के केस है, उसमें इशू क्या हुआ था? मैंने क्या लिख दिया? इक्वालिटी की बात लिख दी. बट जब रिजर्वेशन की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी हुई तो लोग किसमें चले गए? कोर्ट में चले गए. 1 साल के अंदर ही बात हुई थी. 1 साल हुए कॉन्स्टिट्यूशन को लाए हुए. आपने ये देखा कि भाई देखो जिसके पास पावर होती है वो लूप होल्स निकालने लेता है. अब देखा कि भाई इसमें तो इक्वालिटी की बात है, तो रिजर्वेशन दे रहे हो तो किसी ने किसी के साथ में इक्वालिटी हो ही नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट की जी हमारी तो राइट छीन लिया गया, फंडामेंटल राइट. उस टाइम पे इवन जो आर्टिकल 13 जो था वो उसमें क्या लिखा गया है? एनीथिंग दैट is not consistent with a fundamental right. Any law that is not consistent with the fundamental right will be null and void. अब सुप्रीम कोर्ट में क्या करे बेचारा? जो लिखा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की आप तो नहीं जा सकती. बट एक बहुत ही जो चंपक दरारेजन केस था और आई थिंक टू केस उनमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप लिया. उन्होंने बोला हाँ हाँ ये बात तो सही है कि कोई भी लॉ नहीं हो सकता फंडामेंटल राइट के खिलाफ, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ ही नहीं. ठीक है, लॉ नहीं हो सकता ना. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ ही नहीं. उन्होंने ये बोल के छोड़ दिया. अब वो एक हिंट है किसको? गवर्नमेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कीजिए, दीजिए इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन. हम थोड़ा ना रोक. आई बात समझ.
तो ये गेम चलता रहता है इन्फॉर्मेशन का। तो अब ये बताओ मेरे को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया कि नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया कि नहीं किया? फिर गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया है गवर्नमेंट, और 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज को ऐड किए गए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बाद में ऐड किए गए। इश्यू क्या था, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसमें ये सब बातें इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं हुई थी। सबको सबको ऐसा इतनी ज्यादा कॉमन चीजें थी ना, कुछ नहीं डिस्कस ही नहीं हुई। जैसे वर्ड सेक्युलरिज्म वाज नॉट कॉल्ड लाइक इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में, सोशलिज्म वाज नॉट कॉल्ड लाइक इट। व्हाई? बिकॉज़ everyone was secular. Everyone was in the favor of socialism at that time. किसी में हिम्मत ही नहीं थी सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलने की। आई बात समझ में। तो बाद में जब थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ तो इंदिरा गांधी जी ने ऐड कर दिए को, वरना वो थे, वो हर एक प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ही बता रहा है कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म है। क्यों सेक्युलरिज्म? अगर सेक्युलरिज्म नहीं होता तो फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों दिया है? क्यों माइनॉरिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है? उसको तो प्रॉपर डिस्कशन हुआ है। तो जो वर्ड सेक्युलरिज्म itself was not at all debated in the Constituent Assembly because it was so common. इसी तरीके से रिजर्वेशन भी डिस्कस नहीं हुआ था। It's just normal thing, not at all different. डिस्कस क्या हुए थे? UCC. Most heated debate was on UCC. ठीक है, and the progressive personality at that time like Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, they were most vehemently in the favor of UCC. Things that were discussed in the Constituent Assembly were different. वहां पे प्रिंसिपल पे बात हो रही है, जिससे कॉमन थी वो छोड़ दी गई। ठीक है, तो इस पे क्या ही बात करें? जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको वोट देने का राइट है। इसके ऊपर एक लाइन की डिबेट नहीं हुई थी, आई पास करके चलो। तो ये एक हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ज्यादा मिरेकल है, और उस टाइम की उनकी विजडम के ऊपर हमको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि यूएसए में 200 साल लगा कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी देने में, 60s में आके दिए। यूके जो खुद को बोलता है कि हमने लिबरलिज्म दिया है, हमने वो एवरीथिंग फ्रीडम दी है, 1920s में उन्होंने आके विमेन को राइट टू वोट दिया था। सही बात समझे? हमने उसके ऊपर कोई बात भी नहीं की। ठीक है भाई, ये तो सही बात। आई बात समझे? बस अब इक्वालिटी खत्म हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, फ्रेटर्निटी। ये वर्ड मैं लिखा रहा हूँ, प्रीएम्बल करवाऊंगा तब भी यही वर्ड आएंगे, क्योंकि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। फ्रेटर्निटी में लिखो, क्या मतलब होता है फ्रेटर्निटी का? लिखो, fraternity refers to brotherhood, sense of brotherhood, sense of brotherhood. Next point लिखो, it ensures dignity of the individual, and unity and integrity of the nation. Unity and integrity of the nation. ये बात समझ में आ रही है? जब अपने भाई के साथ उसकी डिग्निटी को हर्ट नहीं करते ना,
क्यों? क्योंकि फ्रेटर्निटी में लव आता है. If you cannot love someone, you cannot feel fraternity with them. How would you feel brotherhood without love? That's why this was the जो liberty, equality, third value जो fraternity थी, Dr. Ambedkar imposed so much sense on it. Without fraternity, this nation cannot survive. If you are not loving the fellow human being, fellow citizen of the country, this nation cannot survive. आई बात समझे? नहीं आएगी, नहीं आएगी. अब ये होती है दो दुनिया. एक है, देखो, it can be divided into two types. Psychological fraternity. Second, territorial fraternity. Psychological क्या होता है? ये होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. तो जब जब अदराइजेशन होगा पॉलिटिक्स में, जब जब हम अलग हैं वो अलग है ये होगा, तब तक फ्रेटर्निटी को नुकसान होगा. जब तक फ्रेटर्निटी नहीं होगी तब तक वी कैनॉट प्रोवाइड जस्टिस, और जब तक वी कैनॉट प्रोवाइड जस्टिस a nation cannot survive. वही बात समझ में? जो अदराइजेशन है वो किसी भी सेंस में हो सकता है. कैन बी ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज, डिफरेंट रिलीजियस व्यूज, एनीथिंग. इश्यू क्या होगा फिर उससे? डिस्क्रिमिनेशन होगा लोगों के बीच में, और इनजस्टिस की सेंस है. और फिर क्या होगा? टेररिस्ट रेवोल्यूशन, बांग्लादेश. आई बात समझ में? जैसे कुछ चीजें अंदर ही अंदर रहती. एक वर्ड ना आपने अलग सकते, ये जो अभी इसमें जो हो रहा है ना, ये स्टार्ट हुआ था अरब स्प्रिंग से. ठीक है, इराक के ऊपर वो कहना है अमेरिका ने, बट बाकी जगह भी कहीं पे भी इतनी ज्यादा सिवियरिटी क्यों नहीं है? लीबिया, सीरिया, ये जो वर्ड, ये जो नेशन, यहाँ पे इशू क्या हुआ था? रिवोल्यूशन. इशू वाज रिवोल्यूशन. और वो रिवोल्यूशन जो अरब स्प्रिंग आई थी वो पता किससे आई थी? वो एक रेडी वाले तो होते, वो पीट दिया था किसी ने. सच में सच बात है, मतलब छोटी सी इशू लग रही थी और उससे एंटायर कंट्री erupted अगेंस्ट द मोनार्क. बट प्रॉब्लम बहुत पहले से हो रही थी. प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ फर्टिलिटी अमंग रिच एंड पुअर. मोनार्किकल सिस्टम था, नोबिलिटी थी, एक तरफ बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी थी बिकॉज देयर वाज ऑयल, एंड द अदर साइड वाज poverty. There was islands of prosperity in the seas of poverty. Entire country erupted in the entire Middle Eastern. तो fraternity का होना इसलिए बहुत ज्यादा है, especially psychological fraternity. You don't have a sense of belongingness, then the country is divided already, and a house divided among itself cannot depend. Is national pressure. That was the issue of the Operation Sindoor. That was the message the government tried to give through providing to ladies that we are united. ये साइकोलॉजिकल बातें होती हैं, ये सिंबॉलिकल बातें होती हैं, ये सिंबॉलिकल चीजें जो करनी पड़ती है, उससे कोई मतलब था नहीं, और कोई बस एक सिंबोलिज्म था, सिंबल देना that we are together. आई बात समझ? तो सिंबोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कहां तक लिखा?
साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल में लिखो, इट रेफर्स टू सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, it refers to sense of belongingness, a sense of emotional unity rooted in mutual respect, empathy, and collective identity as a citizen of nation. Going beyond mere legal or territorial unity. बात समझ में आई कि नहीं आई है? अरे आई कि नहीं आई? सेकंड लिखो, बहुत ज्यादा टेरिटोरियल फ्रेटर्निटी, अब ये क्या होता है, एक बार पैर में खुद समझो। फ्रेटर्निटी क्या है? We are one. We belong to the same identity. आई बात समझ में? ब्रदरहुड वही कर दूंगा ना। तो मैं अगर टेरिटोरियल फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ, अरे क्या बातें हो रही है, सुनो। अगर मैं टेरिटोरियल फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? The entire land is united. Psychologically we are one. Territorial means territorially we are one. That means every inch of this land belongs to everyone. ये बात समझ में आया? मतलब कोई भी रीजनल बायसनेस नहीं है। मैं कल को ये नहीं बोलूंगा कि ये लैंड मेरी है, ये लैंड मेरी है, पूरे देश में। आज बात सुन ली? अरे आई कि नहीं आई? ओनली विदाउट नहीं है। टेरिटोरियल फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि टेरिटोरियली वी आर वन। फ्रेटर्निटी मीन्स oneness, feeling of oneness. Psychological means psychologically I am feeling that he is my brother or sister, whatever you want to say. And territorial means every part of the country belongs to me. आई बात समझ में? टेरिटोरियल फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हुआ कि मैं उतना ही जान देने के लिए तैयार हूँ यूपी के लिए जितना मैं महाराष्ट्र के लिए, जितना मैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो वो अमित शाह जी ने जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात करते हैं? ये बात हर चीज में सिंबल होता है, ऐसे नहीं वो ऐसे ही बोल के कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकता। Politicians are very smart people, but if you don't consider them to be बहुत स्मार्ट, ऐसे ही नहीं लैपटॉप सरपंच का चुनाव जीतने थे ऐसे नहीं बनाया कोई भी। ठीक है, मतलब हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि मनी पावर बहुत कुछ चलता है, बट कुछ होना भी चाहिए इंसान में। आई बात समझ में आई कि नहीं आई? सही बोल रहा हूँ? एक्चुअली में उसका मतलब यही था, टेरिटोरियल फ्रेटर्निटी जान दे रहे हैं। ठीक है, लिखो टेरिटोरियल फ्रेटर्निटी, इट रेफर्स टू unity based on shared geography,
shared geography and sovereignty. Shared geography and sovereignty. The idea is that every inch of the country, every inch of the country belongs to all citizens, and not just the people living there. अब आए बात समझ में? कश्मीर सिर्फ कश्मीर में रहने वाले लोगों का नहीं है, इंटायर इंडिया का है। ये समझ में आई बात? नॉर्थ ईस्ट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों का नहीं है, सबका। समझ में आई बात को? दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल। आई बात समझ में? एग्जाम्पल लिखो, आर्टिकल 19 provides that every citizen has the right to settle and work in any part of the country. ये बात समझ आ रही है आपको? फैकल्टी बस प्रीएम्बल में नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं प्रीएम्बल हटा भी दूं तो फैकल्टी ढूंढ सकते हो ना कहाँ पे? ये बातें नहीं समझ, बड़ी बड़ी बात एग्जाम्पल्स के साथ। तो जब आर्टिकल आप पढ़ोगे तो ये नहीं पढ़ना कि आर्टिकल अच्छा इसमें ये लिख रखा है, इसमें लिख रखा है। पहले ये उनको कैटेगराइज करो, बिलोंग्स से पार्ट से बिलोंग करता है, इसके अंदर की फिलोसफी क्या है, रीजन क्या है, ये है ही क्यों ऐसा। अब बात सुन रहे हैं आर्टिकल 19 में ऐसा क्यों है? कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो, रह सकते हो। क्यों? क्या चाहिए? फैकल्टी। विदाउट फैकल्टी क्या नहीं होगा? बिलोंगिंगनेस नहीं होगी, और बिलोंगिंगनेस नहीं होगी तो इनजस्टिस होगा, और इनजस्टिस होगा तो केओस होगा। तो केओस हो गया तो काहे का कॉन्स्टिट्यूशन और काहे का स्टेट। आई बात सुनने? अब देखो नेक्स्ट की बहुत पहले स्टार लगा पॉइंट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी form an inseparable trinity essential for establishing a just inclusive and democratic society। यही सोचना पड़ता है जैसे मुझे डायरेक्ट आई बातें समझ में है? अब बात समझ में? इनसेपरेबल ट्रिनिटी, essential for establishing a just, अगला वर्ड क्या था? इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो आज ये पे खत्म करें, क्योंकि नेक्स्ट जब से स्टार्ट करेंगे तो जस्टिस के लिए बहुत सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब बात समझ आएगी? ये बात सबको समझ आ रही थी? लिबर्टी और इक्वालिटी कैसे कुछ से जुड़े हुए हैं, इक्वालिटी और लिबर्टी कैसे जुड़े हुए हैं, और फ्रेटर्निटी के साथ कैसे जुड़ी हुई है। Without fraternity you cannot give equality, and without equality there is no liberty। और ये तीन वर्ड जो ये अरे शांत, ये तीनों वैल्यूज आई है फ्रेंच रेवोल्यूशन से।
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का दुनिया में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। समझ में आया? अब बताओ किसे क्या डाल रहे हैं? We are not from a nation state. यार सिविलाइजेशन स्टेट आज हम ये बात करें पहले अपने जो फिर नेशन भी बहुत बढ़िया बना यार ये सारे बात तेरी है तो एकेडमिक नेशन कॉन्सेप्ट है बात यहाँ पे भी नेशनलिज्म आया चीज ना आया इंडिया में मालदीव में नेपाल में नेशनलिज्म है इंडिया के खिलाफ अभी हमारे देश में नेशनलिज्म आता है पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बहुत ज्यादा डिबेटेबल इशू है नेशन का जो कॉन्सेप्ट कोई नहीं अरे साहब मैं खड़ा हो गया थोड़ी देर बाद कर लेना बात ठीक है। कोई डाउट है अभी कोई भी डाउट है आप पंचायत नेगेटिवली वर्डिंग आते हैं आप पंचायत it is not at all part of the state and if you go by the judicial pronouncement it is illegal in nature it's an illegal operation ठीक है बट मैंने जो बात बोली थी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स क्या हुआ कि यू आर फ्री फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द सोसाइटी जो ये बातें हुई है वर्ड ये वेस्ट में डेवलप हुई वहां पे सोसाइटी और स्टेट को डिफरेंस था नहीं आई बात समझ वहां पे मतलब अगर स्टेट बोल रहा है इक्वालिटी तो सोसाइटी भी वही बोल रही थी और जनरली रिवोल्यूशन के बाद आई डिफरेंस क्या आता है इंडिया के अंदर जो स्टेट है इट इज नॉट ऑर्गेनिकली डेवलप्ड वहां पे ऑर्गेनिकली डेवलप हुआ है स्टेट स्टेट के पास जो राइट्स थे स्टेट के पास जो पावर थी लोगों के पास जो राइट्स थे वो सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किए तब मिले हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं हमारे यहाँ स्टेट इज एन इम्पोज्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर स्टेट लगाया गया अंग्रेजों द्वारा हम स्टेट थे नहीं हम तो अलग अलग बटे हुए थे और अगर हम ठीक है पॉलिटिकली फिर भी यूनाइटेड थे मान लो मुगल एम्पायर नीचे मराठा एम्पायर नीचे अंदर तो अलग ही थे क्या हम सोच सकते थे उस टाइम में लाइक विमेन को इक्वल राइट देना कैन वी इमेजिन इट नो सब कास्ट इक्वल है तो वो उसमें सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होती है इसीलिए जो रेनेसां मूवमेंट की बात दैट स्टार्टेड इन द 18th century but the renaissance is the rebirth of region we are thinking this things from the region perspective that started in the European 15th century but in India it started in the 18th century तो वो टाइम लगा तो ये जो चीजें थी जो आप खाप पंचायत के लिए सारी बातें कर रहे हैं these are the social issues स्टेट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया स्टेट तो बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोल दिया कि भाई इक्वालिटी लेके आने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंटीसिपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बोलने से हो गई बात आज भी
वो धीरे धीरे सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी. दैट्स व्हाई जवाहरलाल नेहरू सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज रेवोल्यूशन, इटसेल्फ इज रेवोल्यूशन. लोग बाहर क्या हुआ है कि रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया. हमारे यहाँ रेवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही रेवोल्यूशनरी है. वो खुद एक धीरे धीरे रेवोल्यूशन लेके आ रहा है. रेवोल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं लगी एक दिन से लोग उधर आ गए. रेवोल्यूशन इज कैन बी मेंटल. अगर पीएसआई के स्टूडेंट तो अच्छे से पढ़ो उसको. तो हाना अरेंड की मेंटल रेवोल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट. फ्रांसी, हाना अरेंड जो न्यू पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स आइडियाज आते हैं, क्लासिकल थिंकर्स, मॉडर्न थिंकर, पोस्ट मॉडर्न, वो बोलते हैं कि रियल रेवोल्यूशन इज मेंटल एंड दिस रेवोल्यूशन, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एम एन रॉय. एम एन रॉय का नाम सुना है? सुनोगे एम एन रॉय का नाम जरूर सुनोगे क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा इंसान था जिन्होंने ये बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ. इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया एम एन रॉय ने दिया था. एंड ही वाज अमंग द कैटेगरी ऑफ लेनिन at a time in India. Most learned person at that time, of course, time, most philosophically advanced person. Contribution लोग भूल गए उनका क्योंकि थोड़ा से रेडिकल थॉट्स थे. उनका एक कॉन्सेप्ट है कि मेंटल रेवोल्यूशन होना जरूरी है. एंड मेंटल रेवोल्यूशन इज ब्रोड बाय द थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द गवर्नमेंट, बाय द जुडिशरी. कास्ट सिस्टम खत्म करने में एक रेवोल्यूशन ही है. लोग कर रहे हैं. कौन कर रहा है? स्टेट थ्रू पार्लियामेंट, मेकिंग लॉज, SC/ST लॉज, थ्रू जुडिशरी. इक्वालिटी, विमेन को और मेन के बीच में इक्वालिटी प्रोवाइड करना भी एक रेवोल्यूशन है. कौन कर रहा है? सोसाइटी में, स्टेट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज रेवोल्यूशन. इट इज, यू कैन राइट इन न्यूज़पेपर. इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ तुमको, कंक्लूजन बता रहा हूँ. ठीक है, ये भी उस पर क्वेश्चन आ जाएगा यही. In other countries, the constitution comes from the revolution, but in India, Indian constitution is itself revolutionary. Explain. ऐसे क्या सकता है? इसलिए आ सकता है क्योंकि ऐसे से क्वेश्चन पॉलिटिक्स ऐसे पूछ लेते हैं. यूपीएससी ही पूछती है तो जीएस में भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं. आजकल डिफरेंस बचा नहीं. आजकल जो GS2 का पेपर है वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है. ठीक है, बिल्कुल आ सकता है. नहीं आए तो लिखो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बता रहा था. फिर और कोई डाउट? अरे बोलो. नहीं, कल मिलेंगे. कल हम जस्टिस और डिफरेंट वैल्यूज को पढ़ेंगे. फिर कुछ डॉक्ट्रिन्स वगैरह देखेंगे कि किस बेसिस पे चल रहा है हमारी सुविधा चल रही है. फिर देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, क्या हिस्टोरिकल रहे, कैसे बना असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल. फिर रियल में तो आपको उससे दिखता है. ओके, एक 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक पढ़ो. ये सारी बातें वहां पे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. जब ये फिलोसफिकल पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा तब मैं तुमको दिखाऊंगा प्रीएम्बल में डायरेक्ट इन्हीं पैसेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं सब. इक्वालिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है के अंदर. और हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं इस पार्ट से. पक्का. तो ये हो चाहे ना हो सकता है पार्लियामेंट से एक ही क्वेश्चन है. इतना बड़ा चैप्टर दिया हुआ पर यहाँ से आ सकता है. आएगा सी पार्ट पे क्वेश्चन है. आई बात में. So guys, we'll see you tomorrow. Thank you so much. Yes, Sangu.
Yung